बनारस का एक लड़का जिसकी सुबह हर रोज संकट मोचन हनुमान मंदिर में सुंदर कांड पढ़ने से होती थी। बिना रामचरितमानस की एक भी चौपाई पढ़े उसका दिन नहीं बीतता था। और जब एक दिन बाबा विश्वनाथ के मंदिर में हो रहा जातीय भेद उसने देखा, जब उसने देखा कि भक्ति भाव से आए हुए दलित जाति के लोगों को विश्वनाथ के गर्भगृह में घुसने से वंचित सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि उनकी जाति शूद्र थी, तब उसके मन ने उबाल खाया। उसके भीतर से ये आवाज आई कि मेरे राम तो ऐसे थे नहीं, तो फिर आज के ये मानव ऐसा करने का साहस कैसे कर रहे हैं। बाबा की पोथी लेकर सीधा विश्वनाथ के मंदिर के पंडों से जाकर भिड़ गया, आंदोलन किया कि विश्वनाथ में दलित जाति के लोगों को पूर्ण अधिकार के साथ प्रवेश मिले। और उस विद्रोह के आगे पंडों को झुकना पड़ा और पहली दफा बाबा विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में दलित जाति के लोगों को पूजा अर्चन का अधिकार मिला। ये कहानी समाजवादी नेता राजनारायण की है, जिन्होंने इस देश की प्रधानमंत्री को न्यायालय में भी हराया था और सड़क पे भी हराया था। राजनारायण जैसे राजनेता की कहानी हम बहुत कम सुना करते हैं, लेकिन असल में ऐसे नेताओं की कहानी आपको भारतीय राजनीति की वास्तविक छवि से परिचित कराती है। वो जुझारूपन, वो तेवर, वो विचारधारा के लिए अड़ना, ये तमाम चीजें आपको राजनारायण सरीखे राजनेता ही बताया करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको राजनारायण के ऐसे किस्सों से रूबरू कराने वाले हैं जो आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पसंद, मैं हूं आपके साथ सत्यम और स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट शॉकिंग सियासत में, जहां हम चर्चा करते हैं भारतीय सियासत की 100 साल के दिलचस्प। राजनारायण का जन्म 1917 में काशी के एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध था, लंबी चौड़ी खेती थी, इसीलिए शुरुआती पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से पढ़ाई होती रही। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने स्नातक में प्रवेश लिया। ये पहली दफा था जब राजनारायण समाजवादी विचारधारा से रूबरू हुए थे और इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में जबरदस्त तरीके से सक्रिय हुए। छात्र राजनीति में कई चुनाव में भाग लिया। इसके बाद छात्र संघ के वहां पे सचिव भी बने और 1942 के गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं में इनकी गिनती की जाती थी। खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेताओं में राजनारायण अगुआ थे। इतने सक्रिय तरीके से इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सूचना तंत्र को नष्ट किया था बनारस और उसके आसपास के इलाकों में। ये भी कहा जाता है कि राजनारायण ने उनके साथियों के साथ तकरीबन बनारस के आसपास के 9 स्टेशनों में आग लगाई थी, जिससे ब्रिटिश सरकार के सूचना के तार कटे। और इसी से भयभीत होकर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने राजनारायण पर जिंदा या मुर्दा 5000 रुपए का इनाम रखा था। ये बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी और कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बेल्ट में राजनारायण इकलौते नेता ऐसे थे जिन पर यह इनाम रखा गया था। कहा तो यह भी जाता है कि तत्कालीन काशी नरेश ने राजनारायण को गोद लेने के लिए भी आश्वासन दिया था और राजनारायण काशी नरेश के उत्तराधिकारी के तौर पर भी कार्य कर सकते थे, लेकिन राजनारायण को अपनी सामाजिक सेवाओं में ज्यादा रुचि दिखती थी, इसीलिए उन्होंने काशी नरेश के उत्तराधिकार का प्रस्ताव साफ और स्पष्ट तरीके से ठुकरा दिया था। 1945-46 आते आते कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण देश स्तर के नेता हो चुके थे और 1947 के बाद जयप्रकाश नारायण वाली समाजवाद की विचारधारा के साथ लगातार राजनारायण जुड़े रहे। 1952 में लोहिया के साथ गए, फिर 1952 से लेकर 1962 तक लगातार विधानसभा में राजनारायण मौजूद रहते थे उत्तर प्रदेश की तरफ से। राजनारायण के नाम एक खास रिकॉर्ड है, इस देश में सबसे लंबे समय तक जेल में रहने का रिकॉर्ड। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं। राजनारायण की उम्र कुल 69 साल की थी, पूरा जीवन काल, और इस दौरान वो 80 बार जेल गए थे और 80 बार जेल में उन्होंने तकरीबन 17 बरस बिताए थे अपनी पूरी जीवन काल की। और इनमें से सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 3 बरस उन्होंने आज़ादी के पहले बिताए थे और 14 बरस जेल में आज़ादी के बाद बिताए थे। क्योंकि इसी प्रकार के तमाम आंदोलनों में हमेशा रत रहते थे, इसीलिए जेल यात्राएं अक्सर उनकी हुआ करती थी। 1952 से 1962 तक, जैसा मैंने कहा, लोहिया के साथ आकर वो विधानसभा पहुंचते रहे। 1962 का एक किस्सा बड़ा दिलचस्प है। राजनारायण विधानसभा पहुंच नहीं पाए थे, चुनाव हार गए थे।
इसीलिए उन्होंने राज्यसभा से चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। लोहिया अपने सिद्धांतों के पक्के थे। उन्हें राजनारायण का यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया कि सदन पहुंचने के लिए उन्होंने दूसरे वैकल्पिक रास्ते का चुनाव कर लिया बजाय जनता के वोटों का। इसीलिए लोहिया राजनारायण से नाराज हो गए, और लोहिया जिससे नाराज हो जाते थे उससे फिर वो कभी सुलह भी नहीं किया करते थे। राम मनोहर लोहिया के नाराजगी के किस्से बड़े मशहूर हैं भारतीय राजनीति में, और राजनारायण जैसे समाजवादी से उनके संबंध इस कदर बिगड़े थे, ये खबर उन दिनों पूरे देश में फैली थी। राजनारायण ने लोहिया को मनाने की कोशिश भी बहुत की, लेकिन जब लोहिया नहीं माने तो राजनारायण ने एक दिलचस्प विकल्प तैयार किया। लोहिया सदन के जिस गेट से निकलते थे, राजनारायण उसके सामने धरने पर बैठ जाते थे। मतलब लोहिया जब जब निकले तब तब वो देखें राजनारायण धरने पर बैठे हैं। किस लिए? ताकि लोहिया उनसे नाराजगी खत्म करें और उनके पास आए। ऐसा महीनों चलता रहा। जब महीनों चलता रहा तब एक दिन राजनारायण से लोहिया खुद आकर मिले और दोनों के गिले शिकवे दूर हुए। लेकिन लोहिया राजनारायण के लिए क्या सोचते थे, ये लोहिया की एक किताब से ही उनका एक सेंटेंस निकाल कर आपको बताता हूँ। लोहिया ने कभी कहा था कि जब तक इस देश में राजनारायण जिंदा है तब तक इस देश का लोकतंत्र कभी मर नहीं सकता है। 1962 में राज्यसभा पहुंचने के बाद भी लगातार राजनारायण का संघर्ष जारी रहा। राजनारायण के कैरियर में नाटकीय परिवर्तन तब आया जब 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से किसी को कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े कौन। ना सीबी गुप्ता तैयार हो रहे थे, ना तत्कालीन उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में से कोई भी नेता ऐसा था। तब राजनारायण ने यह तय किया कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में कमान संभालेंगे, और रायबरेली से राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। जबरदस्त तरीके का चुनाव था वो। इंदिरा गांधी पूरी सरकारी मशीनरी के साथ चुनाव मैदान में थी, और राजनारायण अपने सीमित साधनों के साथ केवल परिश्रम के दम पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। नतीजे आए तो इंदिरा 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत के सदन पहुंच चुकी थी। लोगों को लगा ये तो होना ही था, लेकिन राजनारायण हार नहीं मानने वाले थे। राजनारायण न्यायालय गए। ये पहली दफा था जब किसी चुनाव में, और खास तौर से प्रधानमंत्री के चुनाव का मामला न्यायालय पहुंचा था। न्यायालय में राजनारायण ने इंदिरा पर आरोप लगाए कि इंदिरा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। सरकारी अफसरों की ड्यूटी प्रचार कार्य में लगाई जाती थी, और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया यशपाल का, जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफे की पेशकश राष्ट्रपति के सामने की थी, लेकिन इस्तीफा मिलने से पहले ही, यानी तब तक वो ऑन ड्यूटी थे, उन्होंने रायबरेली में इंदिरा के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल लिया था। उस समय उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में जस्टिस जगमोहन सिन्हा रहा करते थे, और वो जबरदस्त तरीके से अपनी सख्ती के लिए मशहूर हुआ करते थे। इसी बीच लगातार समाजवादी गुट जयप्रकाश नारायण के अगुवाई में देश में छात्र राजनीति में नए सिरे से आगे बढ़ रहा था। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर से लेकर मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव से लेकर राजनारायण, ये पूरी समाजवादी नेताओं की एक फौज थी देश में, जो हर जगह कांग्रेस को टक्कर। इसी तरह 1971 से लेकर 1975 तक छात्र राजनीति में सड़क पर और राजनारायण कोर्ट में इंदिरा गांधी को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे थे, और अंततोगत्वा जून 1975 आते आते ये राजनीति निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जब 12 जून 1975 को उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया कि आपका 1971 का चुनाव अवैध करार दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि आपकी सांसदी भी निलंबित हो चुकी है और एक सांसद के तौर पर आप काम नहीं कर सकती हैं, और तो और आपके 6 वर्षों तक इस देश में किसी भी चुनाव में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। ये इंदिरा के लिए बहुत बड़ी हार थी, और राजनारायण ने इंदिरा को न्यायालय में मात दी, और इधर राजनारायण सरीखे समाजवादियों के अगुआ जयप्रकाश नारायण ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में वो ऐतिहासिक हुंकार भरी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और उसके पीछे जब जनता की आवाज की धमक इंदिरा के सिंहासन तक पहुंची तो उनका सिंहासन डोलने लगा, और अपने हाथ में सत्ता बनाए रखने के लिए इंदिरा ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की। कहा जाता है कि इस आपातकाल के पीछे राजनारायण का खौफ ही था, जिसने इंदिरा गांधी को मजबूर किया था देश में आपातकाल लगाने पर। इसीलिए राजनारायण को आपातकाल का
धूमकेतु भी कहा जाता है। और इंदिरा गांधी और राजनारायण की ये रार लगातार चलती रही। 77 में आपातकाल हटा देश में चुनाव हुए। जनता पार्टी के एक परचम के नीचे अलग अलग विचारधारा वाले, एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय रखने वाले लोगों ने आना स्वीकार किया और इसके बाद देश में जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनती है। बात करते हैं राजनारायण पे लगे सबसे बड़े आरोप की, जो कहता है कि राजनारायण अपनी विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, सत्ता के लोभ में अपनी विचारधारा से समझौता किया करते थे और राजनारायण एक राजनैतिक विदूषक हैं। इस आरोप की शुरुआत और हकीकत हम आपको समझाते हैं। दरअसल 1977 के बाद बनी मोरारजी देसाई की सरकार में 3 बड़े धड़े थे। एक मोरारजी देसाई का धड़ा, एक चौधरी चरण सिंह का धड़ा और एक जगजीवन राम का धड़ा। इन तीनों में लगातार खींचातान हो रही थी, जिससे ये तय हो गया था कि ये सरकार बहुत लंबे दिनों तक तो नहीं चलने वाली है। और इस बात का अंदाजा राजनारायण को भी हो गया था, जो उस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के पद पे थे। इसी खींचातानी के तहत 1979 आते आते राजनारायण ने 90 से ज्यादा सांसदों को, जो समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक रखते थे, एक पाले में कर लिया था, जो चरण सिंह के नेतृत्व में मोरारजी देसाई की सरकार से इस्तीफा देने को पूरी तरह तैयार थे। और इस सपने के साकार होने के बाद चरण सिंह ने अपना ख्वाब देखा देश का प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए जो सीटों की संख्या होनी चाहिए थी वो उनके पास थी नहीं, चूंकि 90 ही सीट उनके पास कुल थी। इसके लिए तमाम गुणा भाग किया गया तो 20-30 सांसद इधर उधर से आने का अनुमान लगाया गया, लेकिन बहुमत अब भी दूर की खिचड़ी था। तो दिल्ली अभी दूर थी और दिल्ली को पास लाने का जिम्मा राजनारायण ने अपने कंधों पे लिया और राजनारायण ने संजय गांधी के साथ एक राजनीतिक प्लान बनाया। ये वही संजय गांधी हैं जिनकी मां इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण ने तकरीबन 8 बरस तक जंग छेड़ रखी थी। ये वही संजय गांधी हैं जिनकी कांग्रेस के खिलाफ राजनारायण और उनकी समाजवादी विचारधारा के नेता दशकों से राजनीति करते आए थे। और यही आरोप राजनारायण पे लगता है कि उन्होंने सत्ता बनाने के लिए अपनी विचारधारा को ताक पे रह के कांग्रेस के साथ समझौता किया था। और राजनारायण का ये प्लान संजय गांधी के साथ चरण सिंह की सरकार बनवाने का सफल भी हुआ था। फ्लोर पर कांग्रेस ने चरण सिंह की सरकार को समर्थन दिया था और इसके बाद चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने थे और मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी। लेकिन राजनारायण समझ नहीं रहे थे कि जिस संजय पे वो भरोसा कर रहे थे, असल में वो संजय उनसे भी तेज निकलेगा। और संजय अपना प्लान पहले से तैयार करके रखे हुए थे। संजय गांधी ने बाद में चरण सिंह की सरकार से अपना इस्तीफा वापस ले लिया और इस प्रक्रम में 3 से 4 महीने का समय भी नहीं लगा था। यानी चरण सिंह इस देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का मुंह तक नहीं देखा था। और संजय गांधी के इस प्लान में कामयाबी का श्रेय पूरा का पूरा इन संजय गांधी की युवा ब्रिगेड को जाता है, जिसने संजय को यह भरोसा दिलाया था कि अगर 1980 के मध्यावधि चुनाव होते हैं तो इंदिरा सत्ता में वापसी करेंगे। और इसके बाद संजय की युवा ब्रिगेड ने देश की राजनीति में वो तूफान खड़ा किया जिसने 1975 की इमरजेंसी के दाग उड़ा दिए और 1980 में इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में वापसी करती हैं और राजनारायण के लिए राजनीति के दरवाजे अब बंद होने लगते हैं। क्योंकि राजनारायण पर उनकी समाजवादी धारा वाले नेता इसलिए भरोसा नहीं कर रहे थे कि ये तो कांग्रेस का साथ दे दिए थे और कांग्रेस वाले तो कभी राजनारायण को अपनाने से रहे। राजनारायण के लिए ये सबसे बड़े संघर्ष के दिन थे। लेकिन इन दिनों भी राजनारायण मुफलिसी के दिन बड़े आराम से काट रहे थे, क्योंकि उस तरीके के नेता राजनारायण हुआ करते थे जिन्हें पद प्रतिष्ठा पैसे की लालसा नहीं होती थी। वो राजनीति केवल अपना काम समझकर किया करते थे। कई किस्से राजनारायण के इसके बाद के हैं। मसलन अपने ही राम चरण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का। राजनारायण अपने आप को हनुमान कहते थे और चरण सिंह को राम। और यही हनुमान जब राम के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरा, यानी चरण सिंह के खिलाफ, चरण सिंह की होम कंस्टिट्यूएंसी में राजनारायण के साथ जब चुनाव लड़ा गया, तो वो वाकये आज भी चरण सिंह के गांव वालों को, चरण सिंह के आसपास के इलाके के लोगों को याद आते हैं जब राजनारायण और चरण सिंह चुनावी काफिलों के दौरान एक दूसरे के आमने सामने आते थे और प्रणाम, चाय पानी, नाश्ते और हंसी मजाक के साथ विदा लेते थे। ये इस देश की राजनीति में
बड़ी दुर्लभ। खैर इस चुनाव में तो चरण सिंह भारी मतों से जीत गए थे और राजनारायण की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन फिर भी इन दोनों की यारियों ने लोगों का दिल तो खूब जीता था। राजनारायण का एक और किस्सा तब आता है जब राजनारायण वाराणसी से अपने ही गुरु कमलापत त्रिपाठी के खिलाफ चुनाव मैदान में थे। कमलापत त्रिपाठी को राजनारायण का गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजनारायण और कमलापत त्रिपाठी की मुलाकात 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई जेल में हुई थी और जेल में कमलापत त्रिपाठी ने राजनारायण का बड़ा ख्याल रखा था। कमलापत त्रिपाठी काफ़ी सीनियर हुआ करते थे और जब राजनारायण को ये बात पता चली थी कि कमलापत त्रिपाठी को कांग्रेस ने उनके खिलाफ उतारा है तो वो बड़े पशोपेश में भी फंसे थे कि चुनाव लड़ें कि ना लड़ें, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि लड़ेंगे। बड़ा दुर्लभ दृश्य होता था काशी की गलियों के लिए जब ये गुरु शिष्य अपनी अपनी चुनावी सभाओं में जा रहे होते थे और एक दूसरे से मिला करते थे। एक दिन राजनारायण अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे और कमलापत त्रिपाठी अपने समर्थकों के साथ आ रहे थे। दोनों की भिड़ंत हो गई। राजनारायण ने कमलापत त्रिपाठी के पैर छुए और विजय का आशीर्वाद मांगा और कमलापत त्रिपाठी ने भी तुरंत हाथ सर पे रख के विजय का आशीर्वाद दिया। ये सुनकर आपको महाभारत वाला वो दृश्य याद आ रहा होगा ना, जब अर्जुन ने बाण मार के पितामह भीष्म से अपनी विजय का वरदान मांगा था। उसी तरह कमलापत त्रिपाठी और राजनारायण के केस में भी हुआ था। एक और किस्सा याद आता है जब राजनारायण और कमलापत त्रिपाठी ऐसे ही अपने अपने समर्थकों के साथ मिले थे तो राजनारायण ने कमलापत त्रिपाठी का पैर छुआ, कमलापत त्रिपाठी ने आशीर्वाद दिया और राजनारायण ने खट से कमलापत त्रिपाठी के कुर्से की जेब में हाथ डाला और जितने रुपए थे सब निकाल लिए और कमलापत त्रिपाठी के सामने ही अपने चुनाव मैनेजमेंट करने वाले लड़के को दे दिए कि ये लो, इतने पैसे निकल आए हैं। कमलापत त्रिपाठी जानते थे राजनारायण फक्कड़ आदमी है, इनके पास कहाँ पैसे वैसे रहते हैं। उनका चलो ठीक है। एक और किस्सा है, एक दफ़ा राजनारायण कमलापत त्रिपाठी की हवेली जिस औरंगाबाद मोहल्ले में आती है वहाँ पहुँचे हुए थे चुनाव प्रचार के लिए। ये औरंगाबाद मोहल्ला नोट कर लीजिएगा, मशहूर इसलिए है क्योंकि इसी मोहल्ले की एक पुश्तैनी बड़ी हवेली है जहाँ दारा शिकोह आया करते थे। वही दारा शिकोह औरंगजेब के बड़े भाई और काशी के पंडितों से उपनिषद सीखने के लिए उन्हें काशी आना पड़ता था, तो उसी हवेली में वो रुका करते थे। तो जब औरंगाबाद मोहल्ले में राजनारायण अपने काफिले के साथ पहुंचे तो पत्थर बरसने लगे, क्योंकि कमलापत त्रिपाठी का गढ़ था, ऊपर की खिड़कियों से पत्थर बरसने लगे। राजनारायण ने माइक संभाला और कहा, अरे रुको रुको रुको, भागो मत, बहू रानी हम पे फूल बरसा रही हैं। दरअसल कमलापत त्रिपाठी की बहू की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये बात कही थी और इसके बाद अचानक सब के सब पत्थर शांत हो गए और राजनारायण का चुनावी काफिला आराम से वहां से निकल गया। खैर चुनाव के नतीजे आए और राजनारायण 26,000 से ज़्यादा वोटों से ये चुनाव जीत चुके थे। 31 दिसंबर 1986 को वाराणसी में ही राजनारायण ने अंतिम सांसें ली थी। भारतीय राजनीति का बड़ा सितारा, इतना बड़ा सितारा जिसने इस देश के प्रधानमंत्री को मात दे दी थी, लेकिन उसी राजनारायण को आज हम और आप या हमारी पीढ़ी में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से राजनारायण के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आप तक पहुँचते रहे।